प्यारे बच्चों, शुभ प्रभात। आज मैं आपको सफलता के मूल मंत्र अर्थात सफलता हासिल करने के सूत्र बताने जा रहा हूँ। वैसे तो सफलता का अर्थ भिन्न भिन्न हो सकता है। जैसे कोई किसान खेती करता है तो अच्छी पैदावार बढ़ाने के लिए किस तरीके से उसे भूपरिष्करण करना चाहिए, किस किन कृषि यंत्रों का, फर्टिलाइजर्स का, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का उपयोग करना चाहिए आदि आदि की ज़रूरत होती है, और वो अच्छी पैदावार करे तो उसका सफलता से अभिप्राय अच्छी पैदावार बढ़ाने से होता है। लेकिन मैं यहाँ पर सफलता का जो मूल मंत्र है उसको विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े छात्रों के लिए बताने जा रहा हूँ। तो मेरा अभिप्राय ये है कि विद्यार्थियों को अपने करियर में सफलता कैसे हासिल हो उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मैं प्रकाश डालने जा रहा हूँ। करियर में सफलता हासिल करने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में कैसे सफलता हासिल की जाए इस विषय में जानकारी से संबंधित मैंने पूर्व में एक वीडियो भेजा था। उसमें पंख पोर्टल से संबंधित कि किस प्रकार से अपनी करियर के चयन करें, उसके पहले से ही पढ़ाई की शुरुआत में ही ये तय कर लें कि हमें अमुक क्षेत्र में जाना है, तो उसी प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित विषयों का चयन करने आदि के विषय में मैंने विस्तृत से बताने का प्रयास किया था प्रीवियस वीडियो में। आज मैं उससे ही जुड़ा हुआ आगे की जो किस तरीके से सफलता को हासिल किया जाए, प्रतियोगी परीक्षाओं में किस तरीके से हम अध्ययन करें कि हम सफलता के उच्च शिखर पर पहुँचें, तो इस विषय में बताने से पहले प्यारे बच्चों, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि आप यस फाउंडेशन जो हमारे यशराज भाई ने इस चैनल की सूत्रपात किया है, तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे समय समय पर आपको ये करियर से संबंधित, पढ़ाई से संबंधित, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से संबंधित वीडियो आसानी से उपलब्ध होते रहें। और ऐसा करने से यशराज भाई का भी उत्साहवर्धन होगा और बेहतर से बेहतर तरीके से हम एक दूसरे से रूबरू होंगे और हमें पढ़ाई से संबंधित, करियर से संबंधित भिन्न भिन्न प्रकार की जानकारियां आराम से उपलब्ध होती रहेंगी। पिछले वीडियो में कुछ विद्यार्थियों ने कमेंट किया था कि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के बारे में वीडियो डालें, तो छात्रों की डिमांड के आधार पर ही हम ये वीडियो डाल रहे हैं। चलो बच्चों, और साथ शेष बातें छोड़ते हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम मैं आपके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करते हुए सोचता हूँ, परमपिता परमेश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे और अपना अध्ययन अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। पहले इस विषय में पहला बिंदु है कि सबसे पहली बात जो ही विद्यार्थियों के लिए है कि वो अपनी जिम्मेदारी अच्छे तरीके से समझे। अपनी जिम्मेदारी समझने का अभिप्राय ये है कि किसी पर, दूसरे पर दोषारोपण करने से पहले अपने अंदर को झांकने का प्रयास करें कि हम किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं और हमें सफलता नहीं मिल रही है, या सफलता किस प्रकार से अच्छी तरीके से हम पढ़ाई करें जो हमें सफलता मिले। तो इसमें सबसे पहला बिंदु है उनकी अपनी जिम्मेदारी को समझें, दूसरे परीक्षकों को दोष न दें, परीक्षा प्रणाली को दोष न दें, और कि हमारा स्वास्थ्य बिगड़ गया था आदि आदि, या किसी ने हमें सहयोग नहीं दिया था, या किसी ने हमें धोखा दे दिया था,
इस तरीके की बहानेबाजी को छोड़ करके अपने आत्मविश्वास के साथ आत्म मंथन करते हुए, आत्मचिंतन करते हुए, अपने ऊपर पूरा भरोसा रखते हुए, अपनी शक्तियों पर, सामर्थ्यों पर पूरी ईमानदारी के साथ उसको क्रियान्वयन करते हुए और अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। तो इस बिंदु में मुख्य बात यही है कि हम दूसरे पे दोषारोपण न करें। अगर हमें असफलता भी हासिल लगती है तो उस असफलता के लिए अपने स्वयं को ही जिम्मेदार समझें और ये सोचें कि कहाँ पर कमी रह गई थी कि हमें सफलता नहीं मिली। जब इस तरीके से हम अपने आप को समझेंगे, सही तरीके से समझेंगे, सोचेंगे, तब हम अपनी गलती को सुधार करने में, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में कामयाब होंगे। अगला बिंदु है इस विषय में कि हम दूसरों से तुलना करने लगते हैं। तो हम किसी दूसरे से तुलना न करें। हर व्यक्ति का अपना अपना तरीका होता है, हर एक की अपनी अपनी स्थिति और परिस्थिति होती है, हर एक की शारीरिक संरचना अलग होती है, हर एक की हॉबीज अलग हुआ करते हैं, हर एक के सोचने समझने का, पढ़ने लिखने का तरीका अलग हुआ करता है। कोई रात्रि के समय शांति वातावरण में अच्छे तरीके से अध्ययन कर सकता है, तो कोई दिन के समय में, रात के समय आराम करके और दिन के समय में अच्छे तरीके से अध्ययन कर सकता है। तो ये हम न देखें कि अमुक व्यक्ति ने इतने समय से पढ़ाई की थी तो उतने ही समय हम भी पढ़ाई करना शुरू करें उसी के अनुसार। तो हमें किसी दूसरे की आदतों से, दूसरे की स्थितियों से समझौता या नकल करने की ज़रूरत नहीं है। हमने अपने आप में हमारी क्या शक्ति है, हमारी क्या हमारे अंदर सामर्थ्य है, तो उस सामर्थ्य को, योग्यता को, क्षमता को मद्देनजर रखते हुए अगर हम अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता हमारे कदम चूमेगी। तो हम दूसरे की नकल करने की, दूसरे के अनुसार चलने की अपनी प्रवृत्ति को छोड़ करके अगर हम अध्ययन करते हैं तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। और इस विषय में मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि हम टाल मटोल वाली आदत को छोड़ें कि आज नहीं ये काम कल कर लेंगे, और ऐसी आदत से बहुत देर हो जाती है। अगर हम 1 घंटा अध्ययन आज हमने छोड़ दिया तो 1 घंटे में लगभग 100 बच्चे जो अध्ययन कर रहे हैं वो हमसे आगे निकल जाएंगे, और 2 घंटे में 200 आगे निकल जाएंगे, और भविष्य में इस संख्या को हम फिर बराबर नहीं कर सकते हैं। हम प्रतियोगिता में निश्चित रूप से पिछड़ जाएंगे, और प्रतियोगिता के दौर में निरंतर अगर हम प्रतियोगिता से जुड़े हुए हैं, निरंतर उसी अपनी पूरी क्षमता के साथ, अपने मनोबल के साथ, अपने प्रभावकारी तरीके से उसमें जुटे रहेंगे तो निश्चित रूप से हम आगे निकल जाएंगे। अगर हमने कहीं इसमें समझौता करने की बात कर ली, टाल मटोल करने की बात कर ली कि आज नहीं, आज तो आराम कर लें, कल से शुरू करेंगे, तो कल कभी आता नहीं है। इस तरीके से हमारी पढ़ाई की तैयारी या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी निश्चित रूप से पिछड़ जाती है। अगला बिंदु इस विषय में बताना चाहूँगा कि समय का पूरा ध्यान रखते हुए, समय प्रबंधन करके जो भी विषय हैं उन विषयों की हमें एक समय सारणी बना लेनी चाहिए अध्ययन के लिए, और उस समय सारणी के मुताबिक अध्ययन करना चाहिए। इससे ये होता है कि जो सिलेबस है, जो विषय वस्तु है, उसमें किसी के छूटने की गुंजाइश नहीं रहती है। सभी विषय वस्तु का हम समुचित तरीके से समयानुकूल अध्ययन कर लेते हैं, और समयानुकूल अध्ययन के द्वारा उसमें हम पारंगत हासिल कर लेते हैं। अगर हमने समय प्रबंधन नहीं किया तो निश्चित रूप से किसी विषय को हम बहुत ज़्यादा समय दे देंगे, और किसी विषय पर हमारे लिए बहुत कम समय रह जाएगा। और इसके अलावा इस बात को भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि पढ़ाई से, मात्र पढ़ने से काम नहीं करना है, उसे लिख कर के और नोट्स बनाने की आवश्यकता है। और अगर सिलेबस बहुत विस्तृत है तो उस विस्तृत सिलेबस को ऐसा नहीं कि हम पूरा एक तरफ से याद करते चले जाएं। तो याद करने की अगर हम ये आदत बनाते हैं तो उसमें बहुत समय लग जाएगा, और हमारी विषय वस्तु पूर्ण रूप से हम उसका अध्ययन नहीं कर पाएंगे। तो हमें पहले सरसरी तौर पर पूरे विषय वस्तु को
पढ़ लेना है। उसके बाद उसे रिपीटिशन करने की ज़रूरत है, उसे पुनरावलोकन करने की ज़रूरत है। और पुनरावलोकन करेंगे तो एक बार में कुछ भाग याद हुआ, अगली बार में कुछ भाग याद हुआ। इस तरीके से जब हम उसका समयबद्ध तरीके से उससे अपनी पूरी प्रतिबद्धता के साथ उसमें जुटे रहेंगे तो निश्चित रूप से वो विषय वस्तु में छूटेगा और अच्छे तरीके की तैयारी हो जाएगी। 100% एक बार में ही हम चाहें कि 100% तैयारी कर लें तो ये संभव नहीं होता है। सारी चीज़ें एकदम से याद रख लेना, स्मृति पटल पर अंकित कर लेना, ये कोई आसान काम नहीं हुआ करता है। उसके लिए हमें विषय वस्तु को पहले तो विस्तृत से अध्ययन करना है, उसके बाद उसे पुनः बार बार दोहराना है। और इसके अलावा जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको हमें रेखांकित कर देना है। रेखांकित करने का सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि जब हम उस चीज़ को देखते हैं तो उसमें वो महत्वपूर्ण लाइनें हमारी समझ में आ जाती हैं, उन पर हम और अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं तो उसमें काफ़ी हद तक उसका पूरे प्रश्न का सार निहित होता है, जिससे हमें समझने में बहुत ही सहूलियत रहती है। अगली बात इस विषय में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि पढ़ाई करते समय मस्तिष्क को एकाग्र करने की ज़रूरत है, मस्तिष्क को भटकाने की ज़रूरत नहीं है। इस संदर्भ में ये बात स्मरणीय है कि जो हमें बहुत रुचिकर विषय लगता है तो उस रुचिकर विषय से अपनी अध्ययन की शुरुआत करनी चाहिए। और शुरुआत करके फिर हमारा अध्ययन के प्रति अब रुचि ज़्यादा बढ़ जाएगी, तब सरल से हम कठिन की ओर बढ़ेंगे तो धीरे धीरे स्टेप बाय कदम तार करते हुए हम आगे तक अध्ययन कर पाएंगे और काफ़ी हद तक सफलता के करीब पहुंच जाएंगे। और एक बात और ध्यान देने योग्य है कि धैर्यपूर्वक हमें अध्ययन करना है। ऐसा नहीं कि एक दिन में ही हम कहें कि आज हमने समय सारणी बना ली और आज ही 10 घंटे अध्ययन कर लिया और फिर एक बार में ही इतना लंबा प्रोसीजर बनाने के बाद, लंबी प्रक्रिया बनाने के बाद आगे हम उसको अंत तक, अंजाम तक नहीं ले जा पाएंगे, तब भी हमारे सामने समस्या हो। तो हमें पढ़ाई की शुरुआत बड़े सोच समझ के और कम समय से ज़्यादा समय की तरफ करना चाहिए। पहले थोड़ा कम समय देना है, उसके बाद धीरे धीरे हमारा अभ्यास हो जाएगा और बैठने की क्षमता भी बढ़ जाएगी और हमारी उसके प्रति अभिरुचि बढ़ेगी, तब हम ज़्यादा समय तक बैठ कर के और अध्ययन कर सकेंगे। जो चीज़ पहले दिन हमने पढ़ी है उसे फिर जब हम बाद में पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से वो हमें और अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से समझ में आएगी। तो ये जो अध्ययन से संबंधित है, सफलता से संबंधित कुछ बिंदुओं पर मैंने अभी प्रकाश डाला। और इन सब में अगर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कोई चीज़ है तो वो ये है कि हम किताबों का ज़्यादा सहयोग लें और नोट बनाएं और लिखने का ज़्यादा प्रयास करें। पढ़ने के साथ साथ लिखाई का भी बहुत अधिक महत्व होता है। तो अगर हमें परीक्षा में सफलता हासिल करनी है तो वो तो उसमें लिखने से ही प्राप्त होगी। मात्र मौखिक रूप से बोलने से काम तो चलने वाला नहीं है, इसलिए लिखने का भी हमें ज़्यादा अभ्यास करना चाहिए, लिखाई की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। लिखने से सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमारी लिखने की क्षमता भी बढ़ती है, उसकी स्पीड बढ़ती है। और जब हाथ भी काम कर रहे होते हैं, मस्तिष्क भी काम कर रहा होता है, आंखें भी काम कर रही होती हैं और हमारे शारीरिक हाव भाव भी उसमें निहित होते हैं, तो कोई चीज़ हमें बेहतर तरीके से समझ में आ जाती है। तो जैसे हम देशाटन पे जाते हैं तो उस देशाटन पे जाने से हमें लाभ ये होता है कि वो चीज़ें हमारे स्मृति पटल पर तुरंत आ जाती हैं। और जब उन्हें पढ़ते हैं तो पढ़ने के लिए उतना बहुत अधिक ध्यान को केंद्रित करना पड़ता है। उसी तरीके से जो चीज़ हमने किताब में पढ़ी है और जब बाद में उसे पढ़ते हैं तो वो किताब वाली तस्वीर भी हमारे सामने आ जाती है। तो इसलिए
हमें किताबों की सहायता से, और जो मीडिया है, मीडिया का हमें, मीडिया में आजकल जो मोबाइल का दौर है उसकी हमें लत नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सुबह उठे और हमारा हाथ सीधा मोबाइल पे ही जाता है, तो इससे ये होता है कि और जो चीज़ें हैं वो गौड़ हो जाती हैं और मोबाइल ही हम पर हावी हो जाता है। और मोबाइल में लंबा समय देने से हमारी आँखों की ज्योति पे भी प्रभाव पड़ता है, और हमारी शरीर के जो बैठने का पोस्चर है, अगर हम लेटे हुए झुके हुए पढ़ रहे होते हैं मोबाइल पे तो उस पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। तो इस मामले में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमें थोड़ा मीडिया से दूरी बना के रखनी चाहिए। दूरी बनाने से अभिप्राय ये नहीं है कि हम उसका सहयोग न लें। बहुत सारी बातें मोबाइल की सहायता से, मीनिंग वगैरह है, उसको गूगल की सहायता से बड़े कम समय में ही हम आराम से ढूंढ निकालते हैं। तो ये बहुत इसका प्लस पॉइंट है और इसका हमें सहयोग लेना चाहिए। और ढेर सारी चीज़ें हैं जो वीडियोज हैं उनको भी हम देख सकते हैं, तो उन पढ़ाई से संबंधित ही देखें। और जब हम मोबाइल में अलग हटके कुछ चीज़ें देखने लगते हैं तो निश्चित रूप से हमारे लिए वो हानिकारक साबित होती हैं, हमारी नुकसानदेह होती हैं, और उससे हम अपने अध्ययन में जो एक तौर तरीके से जुटे हुए थे उसमें अवरोध आ जाता है। मीडिया के ज़माने में और मोबाइल की दुनिया ने बहुत सारी चीज़ों को सुगम भी किया है। ऐसी बात नहीं कि इससे नुकसान है, इससे बहुत बड़े लाभ भी हैं। जो मीनिंग कभी हम डिक्शनरी में खोजा करते थे और बहुत मशक्क़त करने के बाद उसे ढूंढ पाते थे, आज मोबाइल के इस गूगल के ज़माने में उसे एक शब्द बोलने से तुरंत पा जाते हैं। तो ये इसका बहुत बड़ा लाभकारी बिंदु भी है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख के हमें अध्ययन करना चाहिए कि हम धैर्य के साथ पढ़ें और डरें नहीं। विषय वस्तु को देख करके घबरा जाते हैं तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। अध्ययन करें, उसे बार बार दोहराएं और ये सोच के अध्ययन शुरू करें कि हमें कुछ भी जानकारी नहीं है। तो जब हम शुरू से अध्ययन में जुटेंगे तो निश्चित रूप से हमें अध्ययन बहुत बेहतर तरीके से हो जाएगा। ये न सोचें कि कोई हमारा साथी जो आगे निकल गया है वो बेहतर परिवार का था, उसके गार्जियंस बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत होशियार थे, वो कुलीन परिवार के थे। इन सारी चीज़ों में मैं विश्वास नहीं करता हूँ। जब हम ये सोच के अध्ययन करते हैं कि हमें तो वही अध्ययन करना है, हमें जानकारी नहीं है, तो हमें उसकी बॉटम टू टॉप जानकारी हासिल हो जाती है और हम सारी चीज़ें उसकी खामियां और उसको समझ लेते हैं। और मैं इस विषय में ये कहना चाहूँगा कि देखें परगुण अपने दोष, सीमित साधन में संतोष। दूसरों की अगर कुछ अच्छाइयाँ हैं तो उन्हें नज़रअंदाज न करें, लेकिन अपने दोषों को जरूर देखें। दूसरे की अच्छाइयाँ हैं तो उनको भी देखें और अपने दोषों को देखें। अपने दोषों को अगर हम देखेंगे तो निश्चित रूप से उन दोषों को रूट आउट करने का, उनको उखाड़ फेंकने की नौबत आएगी। हम समझ जाएंगे कि ये हमारी गलत आदत है, तो उस गलत आदत को हमें छोड़ना है। अगर हमने ये महसूस ही नहीं किया कि ये हमारी आदत गलत है तो वो गलत आदत ज्यों की त्यों बनी रहेगी। तो हम जब अपने आप को स्वयं को समझेंगे, स्वयं से साक्षात्कार करेंगे, हर एक के अंदर अपनी शक्ति हुआ करती है, हर एक व्यक्ति में बहुत ऊर्जा का भंडार है, तो उस ऊर्जा के भंडार को स्वयं से साक्षात करने की ज़रूरत है। और उसको समयबद्ध तरीके से, मैंने ढेर सारी चीज़ों को विस्तृत से बताया कि समयबद्ध तरीके से और समयों का सही सारिणी बना के, समय सारिणी बना करके हमें अध्ययन करना है तो सफलता मिलेगी। और समय सारिणी की तरफ मैं इसलिए भी ज़्यादा जोर देता हूँ कि अगर समय सारिणी की महत्ता न होती तो विद्यालयों में समय सारिणी क्यों बनाई जाती।
एक ही विषय को पढ़ते पढ़ते, अगर मान लो एक विषय हमने चुन लिया कि आज पूरे दिन इसी को पढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से उसमें हम बोर्डम महसूस करने लगते हैं, बोरियत आ जाती है, बोझिलता लगने लगती है। और जब उसी विषय को पढ़ने के कुछ समय बाद दूसरे विषय को पढ़ने लगते हैं, तो उसमें तरोताजगी होती है और बेहतर तरीके से हम समय के बदलाव के साथ साथ उन विषयों की बदलाव भी करते रहते हैं, तो हम बेहतर तरीके से अध्ययन कर पाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि उपर्युक्त बिंदुओं पर अगर विद्यार्थी अच्छे तरीके से ध्यान देंगे तो सफलता कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो हासिल न लगे। सफलता निश्चित रूप से हासिल लगती है और असफलता से कभी घबराने की जरूरत नहीं है। जितने भी महान वैज्ञानिक हुए हैं, महान व्यक्ति हुए हैं, शुरू में उन्हें सफलता प्राप्त करने के लिए ढेर सारी असफलताओं का सामना करना पड़ा। हम उदाहरण लेते हैं एडिसन का, तो एडिसन ने भी जब ये कहा था कि मैं दुनिया को रोशनी प्रदान करूंगा, तो थॉमस एल्वा एडिसन की लोगों ने, उस समय के वैज्ञानिकों ने उसका मजाक उड़ाया था कि किस तरीके से बिजली किस तरीके से उजाला दे सकती है, लेकिन उसने लगभग 1200 प्रयोग किए, वो असफल रहे। लेकिन बाद में वो लगा रहा और उसने विद्युत प्रकाश को दिखाने का प्रयास किया, उसे सबके सामने लाया। तो हमें किसी की आलोचना पर भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लोग मखौल बनाएंगे, आलोचना करेंगे, लेकिन जब इन सारी चीजों को हम ध्यान नहीं, इनकी तरफ ध्यान ही नहीं देंगे, अपने उद्देश्य की तरफ जुटे रहेंगे, तो कहाँ सफलता तो हमारे पास निश्चित रूप से आके ही रहेगी। और एकाग्र चित्त होकर के जो भी हम जिस विषय का अध्ययन कर रहे हैं, उसे एकाग्र चित्त होकर के, जिस तरीके से महाभारत की एक दृष्टांत में देना चाहूंगा कि गुरु द्रोणाचार्य ने अपने सभी शिष्यों की परीक्षा ली और उसमें उन्होंने एक चिड़िया रख दी और कहा कि इस चिड़िया की आंख को वेदना है, आंख में तीर मारना है। तो सभी शिष्यों ने देखा, तो किसी ने कहा मुझे पेड़ दिखाई दे रहा है, किसी ने कहा मुझे पत्ते दिखाई दे रहे हैं, किसी ने कहा मुझे पेड़ की डाल दिखाई दे रही, किसी ने कहा चिड़िया दिखाई दे रही, किसी ने चिड़िया के पंख बताए। जब अर्जुन से पूछा तो अर्जुन ने कहा मुझे चिड़िया की मात्र आंख दिखाई दे रही है, और उसने लक्ष्य को भेदा और सफलता हासिल की। तो इस तरीके से जब आप एकाग्र चित्त होकर के अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर रहेंगे, लक्ष्य को एकदम से अपने करीब से देखेंगे, लक्ष्य पर ही हमारा सारा ध्यान केंद्रित होगा, तन मन सब उस पर जुटा देंगे, तो ऐसी बात ही नहीं कि सफलता हमें न मिले। तो प्यारे बच्चों, मैं आपके भविष्य उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उम्मीद करता हूँ कि उपयुक्त विषयों पर आप ध्यान से रखते हुए और अध्ययन करेंगे और सफलता को हासिल करेंगे। और अंत में मैं आपसे पुनः एक बार गुजारिश करना चाहूँगा, यस फाउंडेशन को जो चैनल है यशराज भाई ने जिसको लॉन्च किया है, उसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आइकन बटन दबा के यशराज भाई का उत्साहवर्धन करें। जय हिंद।